हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल पेपर साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सेट 3 के आज हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अपना अपना मिला लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर गलती दिया हुआ है, तो आप अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त बोला है ना, तो देखिए भैया, संतृप्त जो होता है, संतृप्त को एक और नाम है एल्केन, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक। इतना आप याद रखिए कि CnH2n+2, ठीक। अब यानी इसमें से अब यहाँ तो नहीं दिया हुआ है CnH2n+2, तब बाकी यहाँ से समझिएगा कि जो CnH2n+2 है, यानी कि कार्बन के N का मान जितना कार्बन में होना चाहिए ना, N का मान उसके दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन का होना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 के दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये एल्केन नहीं है, दोगुना से 2 अधिक होना चाहिए, नहीं है। देखिए 2 दूना के 4, 2 6 होना चाहिए था, नहीं है। दुगना से 2 अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ये बचा कौन, डी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 के दोगुना कीजिए तो 4 दूनी के 8, 8 और 2 10, हाइड्रोजन का 10 हो गया, तो यानी दोगुना से 2 अधिक हो गया। कि कार्बन परमाणु के दोगुना से 2 अधिक क्या होता है, एल्केन होता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन के अपरूप होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि अपरूप कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, 2 अपरूप होते हैं। कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट। अपरूप क्या होता है, तो अपरूप बता दें आपको कि जो एक ही तत्व अगर 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप में पाया जाता है तो उसी को हम अपरूप कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के अपरूप, जैसे एक ही तत्व, जैसे कार्बन के अपरूप है। कार्बन से ही कौन कौन बना है, ठीक। कार्बन से कौन कौन बना है, कार्बन से हीरा और ग्रेफाइट बना है, हीरा और ग्रेफाइट बना है, ठीक। ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। बाकी अलग अलग रूप दोनों का है। हीरा दुनिया का कठोर है, ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है कि कॉपी पर भी रगड़ा जाता है। ये एगो विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो किसका अपरूप है, जानिए इतना कि कार्बन के अपरूप है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, देखिए अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 OH होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए ई वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ नीचे 1 है, 0 नहीं है, ठीक। यहाँ से OH ऐसे लिखा हुआ है, CnH2n+1 OH, ठीक। समझ में आ गया? थोड़ा सा प्रिंटिंग करने में मिस हो गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सहसंयोजी है। तो भैया सहसंयोजी किसको कहते हैं, जिसमें केवल अधातु हो, अधातु और अधातु हो। जिसमें धातु व अधातु हो गया तो उस आयनिक हो जाएगा। तो अधातु, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी और सबके दिखा देते हैं, इसका आंसर सही होगा ए। बाकी देखिए NaCl, Na क्या है, धातु है, Cl क्या है, अधातु है। तो ई तो होगा नहीं, क्योंकि हमको अधातु चाहिए। अब पहला ऑप्शन में कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है। सी ऑप्शन कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। तो यानी जिसमें अधातु हो वो क्या होगा, सहसंयोजी होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन अधातु है, अभी तुरंत बताए कार्बन क्या है, अधातु है। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नहीं दिया है। अरे पगलेट हवन क्या करता है, काहेला झूठों के किताब बनाता है जब क्वेश्चन नहीं देना रहता है। तो देखिए भैया, ये ऑप्शन के अनुसार से अगर क्वेश्चन अगर हम बता दें कि क्या होना चाहिए, तो अगर आप लोग लिख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से कि मानव हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है, यही है, ठीक है। यही हो सकता है क्वेश्चन कि मानव हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है। तो इसका आंसर मार दीजिएगा 72 बार, यानी मानव का हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग जिससे हम उत्सर्जन करते हैं क्या है, किडनी है। यही वृक्क क्या होता है कि मूत्र उत्सर्जन करने में काफ़ी सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए होता है, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल, जल सब की आवश्यकता है, बाकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी का नाम क्या है। तो वेना केव नाम है। याद रखिएगा कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है, वेना केव। आगे देखिए, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है। तो अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न जो होते हैं वो होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग से भी होगा और बढ़ती जड़ के भी अग्रभाग, यानी जड़ से भी बढ़ता है और तना से भी बढ़ता है, यानी इसका दोनों होगा। तो यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी पर मार दीजिएगा टिक। आगे क्वेश्चन में है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। देखिए फूल का जो अंडाशय होता है ना, देखिए इस तरह से अंडाशय होता है, यहाँ से वर्तिकाग्र होता है, ये अंडाशय होता है। ये क्या होता है, अंडाशय। यही अंडाशय जो होता है फल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे है कि मानव मादा में निषेचन होता है। देखिए मादा में निषेचन पूछेगा कि कहाँ होता है, तो वो होता है फिलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। कहीं कहीं फिलोपियन नलिका न लिखकर लिखता है कि फिलोपियन ट्यूब। तो ट्यूब का मतलब नलिका ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है कि जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो इसका आपको आंसर याद रखिएगा कि ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, जिसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। जैसे में कह सकते हैं डायनासोर, ठीक है। डायनासोर का जो अवशेष बचा है तो उसका क्या उपयोग हो सकता है, तो उस ऐसे हम क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज की है। तो कौन सा वैज्ञानिक जो है कि मेंडल के नियमों को पुनः खोज किया है। तो इसका आप याद रखिएगा आंसर इसका होगा समर्क, ठीक है। समर्क, कि जो समर्क नामक वैज्ञानिक थे वो मेंडल के नियमों को पुनः खोज किए थे। आगे देखिए कि जिन शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। जिन शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो जिन शब्द का सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था उनका नाम था जॉनसन। क्या नाम था, जॉनसन। आगे है कि CFC है। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बता दें कि CFC क्या होता है। तो CFC एक गैस होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होता है जो ओजोन परत के क्षय को रोकता है। अब ओजोन परत आ गया कि ओजोन परत क्या है। तो भैया ओजोन परत जो होता है ना, पृथ्वी के कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है और उसे ऊपर ही वापस भेज देता है। अब कहिएगा कि ओजोन परत अगर इससे जो पराबैंगनी किरण आ जाएगा नीचे तो उससे क्या होगा। तो देखिए भैया ओजोन परत से जो पराबैंगनी जो रोकता है वो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगा ना, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, ब्लड कैंसर कह सकते हैं, और अंधापन, यानी बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं, या शरीर का झुलसना, ये सब कह सकते हैं, हो सकता है। पेड़ पौधे वन का नाश हो जाएगा। तो यानी ओजोन परत क्या करता है, वो किरण को रोकता है। और वो बर्बाद कौन करता है, CFC गैस। ओजोन परत को बर्बाद कौन करता है, CFC गैस बर्बाद करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, फ्रिज से। रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं फ्रिज, उसी से निकलता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि कॉर्लीफॉर्म क्या है। तो कॉर्लीफॉर्म जीवाणु होता है, बैक्टीरिया। आगे है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। जो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, 1970। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण एमएन पर AB एक आपतित किरण है। AB क्या है, आपतित किरण है। AB दिखाई दे रहा होगा। और आपतन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान भैया पूछा है, ध्यान से समझिए। जब यहाँ ये आपतन कोण नहीं है,
ई जो पढ़ रहा है, आपतन कोण कब बनता है, जब यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डालेंगे तब न यह जा आपतन कोण बनेगा आई। ठीक, तो ये यहाँ के कोण दिया है, यानी दर्पण आने वाली किरण का कोण दिया है। तो जितना बताइए 40 डिग्री यहाँ है तो लौटेगा भी तो यहाँ तो 40 डिग्री पर लौटेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ लौटेगा तो कितना डिग्री पर लौटेगा, 40 डिग्री पर। और चूंकि जानते होंगे कि एक अर्धवृत्त में जो होता है वो 0 और 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो यहाँ तो 40-40 हो गया, बाकी 100 डिग्री अगर यहाँ से ऐसे टोटल ऐसे मिला देंगे तो एक अर्धवृत्त बन गया। ऐसे एक अर्धवृत्त बना कि नहीं जी, देखिए अर्धवृत्त बन गया ना। तो जब ई 40 ई 40 40 80 तो ई दोनों मिला के 100, तो 100 यानी कि ई 50 डिग्री है, ई 50 डिग्री, यानी आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया, कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। देख लीजिएगा ऑप्शन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण कौन होते हैं। तो मोटर गाड़ियों में चालक के सामने जो लगा होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन का किसे पूछता है कि उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयुक्त करते हैं। ठीक, तो यानी सामने कौन लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब वो वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचाती है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचाती है, बाकी काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचाती है। वो क्या होता है, उसको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला क्वेश्चन में है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पहले अवतल दिया है, देखिए ध्यान से समझिए, पहले अवतल, तब चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यानी ऋणात्मक और क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसके आंख में उत्पन्न दोष, अरे गधा हुआ बकलोल, ये क्या दे दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ना देना चाहिए कि कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा या कोई नहीं, ऐसे ना ऑप्शन देना चाहिए। आई -1D 2D 3D इसका लिखा है, उत्पन्न दोष पूछ रहा है कि तुमको क्षमता पूछ रहा है। तो इसका देखिए ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक है तो किस लेंस के ऋणात्मक होता है, तो निकट दृष्टि यानी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस से किसका प्रयुक्त होता है, निकट का अवतल होता है, तो यानी निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु होता है अनंत। अगर यही निकट बिंदु पूछता है ना, बहुत सारे एजा गलती कर देते हैं, निकट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर कहेगा तो अनंत। आगे देखिए क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित कर ले रही है। ठीक, दूसरी वस्तु को क्या कर ले रही है, आकर्षित कर ले रही है, तो वस्तु बी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो वस्तु बी होगी वो होगी दोनों में से एक, या तो आवेशित हो सकती है या तो उदासीन हो सकती है। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो धन आवेश जो करता है कैसा करता है, निम्न विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर करता है, माने कम वाले की ओर करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि 100 वाट और 200 यहाँ वोल्ट होगा जी, अरे पागल है, इसको हम जो किताब वाला है ना प्रिंटिंग करने में इतना मिस करता है ना कि लड़का लोग कन्फ्यूजन नहीं आ जाएगा कि हम कैसे थी करें। यहाँ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से भी लिख देना है आपको। देखिए क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 100 वाट शक्ति दिया है, पी का दिया है 100 वाट, पी माने पावर माने क्षमता, शक्ति। आगे भी दिया है 220 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है,
हमसे पूछा है कि प्रतिरोध ज्ञात करें, आर का मानना, तो चूंकि हम P बराबर जानते हैं V²/R होता है, ठीक, ये फार्मूला। तो आर के इधर ले आ देंगे, अब V² अब बटे में P बचेगा ना, यानी कि आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V²/P। चूँकि स्पेस कम है तो यहाँ से ई वाला केवल फार्मूला हम उतार देते हैं। इतना आप पहले रोक लीजिए वीडियो, आप पहले इतना उतार लीजिए, उतारने के बाद फिर इसके बाद फिर हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक। यानी क्या लिखे थे, आर बराबर V² बटा में क्या लिखे थे, P लिखे थे। तो आर बराबर V, देखिए V कितना है, 220 था, तो 220 गुणा 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना जी। अब P है, P कितना है, 100 वाट है तो 100 लिख सकते हैं ना, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कटा दिए, तो R बराबर कितना होगा, 22 में 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 484 ओम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 484 ओम। समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम। और देखिए इसमें जूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है, उष्मा का होता है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभव या विभवांतर के होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो में क्या करता है। डायनेमो अब बताइए तो, डायनेमो क्या करता है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर बदलता है, वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे है SnCl2। SnCl2 क्या है, तो देखिए SnCl2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होगा, ठीक है, ऑक्सीकारक भी है अवकारक भी है। आगे देखिएगा कि Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। यहाँ से आप देखिए कि ये जो है Al ओ को ले रहा है और इसको विस्थापित, Fe को विस्थापित कर दे रहा है। तो यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे जमता है, जल उस पर डालिएगा तब जम जाएगा, यानी निर्जलीकरण होगा। क्या होगा, निर्जलीकरण नहीं होना चाहिए, जलासन होना चाहिए, गलती है जी, जलासन होना चाहिए, जल डालिएगा तभी ना, जलासन हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची पदार्थ क्या है। आप लोग देखिए याद कीजिए, जब बेकिंग सोडा पढ़ रहे होंगे तब बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए था, कच्चे पदार्थ, वो चाहिए था सोडियम क्लोराइड, NH3, CaCO3 चाहिए था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा काम कौन नहीं करता, यही ना क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संवेदन ग्राही अंग नहीं है। तो दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं है। आगे है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंग के उदाहरण क्या है, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दोनों का है समजात अंग है। आगे है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए, घास को कौन खाएगा, बकरी को कौन खा जाएगा, मानव जैसा रक्षक कोई है ये नहीं है, गधो चबा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो कचरा क्या है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका ऑप्शन है कि, और सी है थर्मोकोल है, और डी है सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोकोल। अजैव निम्नीकरण, जैव नहीं है, अजैव है। अजैव का मतलब जिसमें जीव नहीं हो। आगे देखिए, कौन सी
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऊष्मण के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी देने के लिए। अगर आगे क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ा धोना, गंगा के अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट। गंगा में मछली पालना ये जो है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। 48 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन भुलवाने के लिए मीटर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, बाकी 2.5 है। आप याद रखिए 25 सेंटीमीटर में ही आपको मारना है। आगे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। आँख हमारा कैसा काम करता है? उत्तल लेंस की भांति। आगे है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो उपक्षमाभी पेशी के द्वारा किया जाता है। आगे है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग सबसे अधिक दिखाई देता है। आगे है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो निकट है तो अवतल। ठीक है, इसका ट्रिक कितना बार बता दिए हैं, 2 है तो 3, 3 है तो 4। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। तभी स्पेक्ट्रम माने वर्णपट। अगला क्वेश्चन में है कि जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो निकट नहीं देखिए, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकटे का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूरे के दिखाई देगा, निकट के नहीं दिखाई देगा। यानी निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल। आगे है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। आगे है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा, बाईफोकल लेंस द्वारा किस द्विफोक्सी का मतलब होता है बाईफोकल। बाईफोकल किसके लिए होता है? ज़्यादा दूरदृष्टिता के लिए होता है। आगे है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है। ऐसे विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक, अगर समायोजित कहेगा, समायोजित करने के लिए तो समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन में है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है? तो सबसे अधिक प्रबलता से जो प्रकीर्णन कर देता है वो है नीला। क्या है? नीला। नीला रंग देखते हैं कि आकाश में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर का सबसे अधिक झुकाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो जो इंद्रधनुष का भीतर का जो हिस्सा होता है वो होता है बैगनी, माने सबसे अंदर सबसे नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो होता है उसको कहते हैं परितारिका। ठीक है, कौन करता है? परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए कह रहा है ना जी, इसका परितारिका नहीं होगा। ठीक है, परितारिका का संबंध रंग से होता है। गलती इसका आंसर होगा पक्षमाभी पेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार किस लेंस द्वारा होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 2 है तो 3, तो देखिए 2 अक्षर के है तो 3 अक्षर के उत्तल लेंस पर मार दिए। ठीक, अगला है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है, चाहे एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रम को मीटर में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो परितारिका जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। अभी तुरंत बताएं, परितारिका का संबंध रंग से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किरण किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तब प्रकीर्णन जो सबसे अधिक होता है वो नीला का होता है, क्योंकि नीला देखते होंगे आसमान में सगरों फैला होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं। तो इसका प्रकाश के किस घटना के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में अपवर्तन होता रहता है, इसलिए 2 मिनट बाद ही सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण अधिक या कम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि 5 हो जाएगा, कम से कम 5 सतह से घिरा होता है। बस आज के लिए इतना ही।